कोई वैसा नहीं है जो नहीं आया था। कौन है? कौन है? आप नहीं आए थे? क्यों सोए रह गए थे? हाँ, नहीं आए थे तो खड़ा हो जाओ। क्यों नहीं आए थे? तबीयत खराब था। बताओ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? सॉलिड में होगा ना बे? कौन बोल रहा है गैस? खड़ा हो जाओ तो, जो ज़्यादा समझदार बना है। मैक्सिमम किस में होगा? सॉलिड में। वेरी गुड, तू खड़ा रहो पूरा दिन आज। बॉय खड़ा हो जाओ। बताओ डिफ्यूजन मैक्सिमम किस में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस? बैठ जाओ। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक किस में होगा? हिंदी बोले, किस में? बैठ जाइए। एक्सपेंशन सबसे अधिक किस में होगा? बोलो। सॉलिड में? कॉपी में खोज रहा है सब? नहीं लिखा है कॉपी में? लिखा दिया है क्या? तो कॉपी में कहाँ से मिलेगा फिर? ये लिखाने का जरूरत भी नहीं है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। इसको लिखवाने की क्या जरूरत? जिसके पास कॉमन नामक सेंस होगा उसको ऐसे ही याद हो जाएगा। है ना आप लोगों के पास कॉमन नामक सेंस? नहीं है? बोल बाबू। एक्सपेंशन मतलब फैलाव, सबसे अधिक कौन फैलता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? गैस फैलेगा ना। तो बोका इतना सोच क्या रहा है? डिफ्यूजन सबसे अधिक किस में होगा? विसरण? तुम बता रहा है, खड़ा होकर तो तू ही बताइए कि हम मारेंगे लोल पे एक चटकना भी आके, बकलोल कहीं का। उससे पूछ रहे हैं, वो बेचारा नहीं जान रहा, तू बता देगा तो फिर वो जानेगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में होता है, अंतः आणविक स्थान? इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतः आणविक स्थान मैक्सिमम किस में होगा? गैस में होगा। किस में होगा? ठीक है, बुझा गया? नहीं बुझाया? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम आया करो तब ना सीखोगे। तबीयतें खराब रखता है दिन भर, क्या करता है कि तबीयत खराब हो जाता है। चलो देखिए, आज से चैप्टर हेडिंग बना लीजिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हेडिंग बना लीजिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थोड़ा सा हम लोग तेज चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इसलिए आप लोग भी थोड़ा तेज चलने का प्रयास करिएगा, घुसुक घुसुक के मत चलिएगा। केमिकल मतलब क्या होता है? रासायनिक। हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक। रिएक्शन को कहते हैं अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है? तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को यदि हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करें तो कई सारा इसका डेफिनेशन निकल करके आएगा। एक तो डेफिनेशन आप बता सकते हो कि जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में हम संयोग कराते हैं, मिलाते हैं, तो उससे एक नया तीसरा सबस्टांस बने, तीसरा पदार्थ बने, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा आप इसको परिभाषित कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर, जिसे लेवोजियर ने दिया था।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब लेवोजियर ने दिया था, कल हमने क्या बताया था, लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो लेवोजियर को जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बताया गया था, उसके पीछे के 3 उद्देश्य क्या क्या थे। पहला, उन्होंने एक किताब लिखा द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा, उन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण किया। और तीसरा, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। क्या दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन और 2 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो उससे जो पदार्थ नया बनेगा उसका वजन कितना होगा? 4 ग्राम। यानी मास जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद घटता बढ़ता नहीं है। आई बात समझ में? तो प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है किसके? रिएक्टेंट के। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक क्या डिफाइन कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से बनने वाले तीसरे पदार्थ को उत्पाद कहते हैं और इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, पहला डेफिनेशन। या फिर एक पदार्थ को जब हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास केवल पानी है, ठीक है, अब इस पानी का तुम क्या करा? इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिए। यहाँ तो 2 पदार्थ है नहीं, इसको तोड़ोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करा दोगे तो इससे नया पदार्थ बनेगा। यानी ये क्या हुआ? डिकम्पोजिशन, अपघटन हुआ ना। तो एक पदार्थ भी टूट करके 2 अन्य अलग अलग पदार्थों में बन जाता है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही भाग है। आई बात समझ में? इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को शो करने का जो तरीका है उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे अगर हम कहने H2 + O2 क्या बन गया? H2O, ठीक है। ये क्या बन गया? H2O। H2O मतलब पानी, जल। तो ये जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब रासायनिक समीकरण जो होगा, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। इसको बोला जाएगा रिएक्टेंट, हिंदी में बोलेंगे अभिकारक, ठीक है। और इसे क्या बोला जाएगा? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो ये जितना होगा प्रोडक्ट भी उतना ही होगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था, ठीक है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया जो होता है यह कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? A + B = AB, ठीक है। यह कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। एक रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने विघटन अभिक्रिया, टूटने वाली अभिक्रिया। उसका मतलब क्या हो सकता है? AB किस में बदल गया? A + B में। ये क्या हो गया? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन आपका होता है जिसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसी सबको इस चैप्टर में हम लोगों को एक एक करके स्लाइड के माध्यम से देख लेना है। आई बात समझ में? तो हेडिंग बना लिए हो, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब देखिए, इसमें पहला स्लाइड है जो कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करता है। क्या डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का? तो डिफाइन किया गया है इसमें, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। The new substance formed have entirely different property from their constituents. एग्जाम्पल के रूप में देखो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों कैसा गैस है? तो दोनों वोलाटाइल गैस है। कैसा गैस है? ये दोनों वोलाटाइल गैस है, विस्फोटक गैस है। हाइड्रोजन में अपने आप में इतनी क्षमता है कि अगर इसका चेन रिएक्शन डायरेक्ट इन्वायरमेंट में होने लगे तो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। हाइड्रोजन में कौन सा रिएक्शन होता है? चेन रिएक्शन। तो जब चेन रिएक्शन होने लगे तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देने की ताकत इस हाइड्रोजन में है। और बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ जल नहीं सकता है, ठीक है। तो दोनों कैसा है? वोलाटाइल गैस है, विस्फोटक है। लेकिन इन दोनों के संयोजन से जो जल बन जाता है, तो जल का प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों आग लगाने का काम करता है, आग बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो इन दोनों का इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया? बदल गया। तो वही बात कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस की उत्पत्ति होती है, और वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ। यानी रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी है उससे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग होगी। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज, ठीक है।
एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो बदलते नहीं हैं, दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या यह बदल गया है कि वही चीज है? वही चीज है, केवल इसका क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन इंग्लिश वाले लोग लिखे, हिंदी वाले के लिए बोल रहे हैं। हिंदी वाले लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति, एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है जो अपने अभिकारकों से अलग गुणधर्म के होते हैं, जो अपने अभिकारकों से अलग गुणधर्म के होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला पदार्थ केवल अपने अभिकारकों का संयोजन होता है, केवल अपने अभिकारकों का संयोजन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, अब कैसे पता करोगे कि कहीं पर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसके बारे में जानकारी हम लोगों को कैसे मिलती है? तो कुछ वहां पर चेंज होना चाहिए ना। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर आपको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ बदलाव देखने होते हैं, तो क्या क्या वो बदलाव हो सकते हैं? एक तो बदलाव हो सकता है आपका वहां पर टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है, हाँ, वहां पर उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट, कुछ अवसाद बन जाए। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, चेंज इन कलर, वहां पर क्या हो जाए, रंग का परिवर्तन हो जाए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं स्मेल का आना, है ना, सुगंध या दुर्गंध जो हो वहां पर आए। तो ये सब पैरामीटर होते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया के होने के। स्लाइड बदलें, तो आगे लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स फॉर्मूला ऑफ द सबस्टेंस इन्वॉल्व, इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कहीं पर हो रहा है? तो इसको समझोगे फटाफट। देखो, पहला इसमें क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, Zn प्लस H2SO4, ठीक है, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवसाद कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, यानी बेकार का पदार्थ लास्ट में क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, लेड आयोडेट जो है वह क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, लास्ट में बच रहा है। तीसरा क्या है, चेंज इन कलर, रंग का परिवर्तन। यहाँ देखिए Fe प्लस CuSO4, तो CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू, और जब ये FeSO4 बनेगा तो किस कलर में बदल जाएगा, ग्रीन कलर में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कलर का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो तीसरा क्या होता है, चेंज इन कलर, रिएक्शन के बाद पदार्थ का रंग जो होगा वो बदल जाएगा। चौथा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर तापमान का क्या होगा, परिवर्तन होगा, यहाँ से जो तापमान बढ़ेगा, यानी क्योंकि यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, तो तापमान यहाँ पर बदल जाएगा। पांचवा यहाँ पर क्या है, चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट में परिवर्तन, यहाँ पर क्या है, HCl गैस है और ये क्या है, NH3 गैस है।
लेकिन यहाँ पर जो NH4Cl बन रहा है यह सॉलिड बन रहा है, और सॉलिड यह कैसा होता है, तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है, रवेदार क्रिस्टल, ठीक है, ग्रैन्युलर क्रिस्टल फॉर्म में यह पाया जाता है। तो चौथा क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन स्टेट, उसके अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिक 5 कंपोनेंट्स विच इंडिकेट अस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर है? तो लिखेंगे अगला पॉइंट, ये लिख लेंगे, हाउ डू वी नो दैट केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत, रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत। पहला गैस का उत्पाद, गैस का उत्पाद, पहला इक्वेशन लिख लेंगे Zn + H2SO4। दूसरा लिख लेंगे अवसाद का निर्माण, अवसाद का निर्माण, अवसाद का निर्माण, इक्वेशन लिख लीजिएगा। तीसरा लिखेंगे रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। अवस्था में बदलाव या परिवर्तन। हो गया? छाप लिए? उसमें तो आप लोग एक्टिव हैं। चलिए आप लोग PhD किए हुए हैं। लिख लिया ना सब लोग? लिख बाबू जल्दी, थोड़ा खत्म करेंगे ना चैप्टर। हाँ, ऐसे ही सब। चलो हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। वही है ना, एक मिनट देख लें दो। हाँ वही है, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस का मतलब हिंदी में संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। हो गया? देखो अब यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जरूरत कैसे पड़ा, क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है? तो इसके पीछे का श्रेय केवल लेवोजियर चचा को जाता है। किसको जाता है? लेवोजियर चचा को। क्या दिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिए। अब दोनों रिएक्टेंट जो होगा उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का वजन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसीलिए सारा झमेला बना कि बैलेंस करिए, ठीक है? नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहता। आई बात समझ में? तो इसमें आपका क्या क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस वाला मामला क्या है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोजियर, कब? 1774, जिसका कोई मतलब नहीं है, याद करने का कोई जरूरत नहीं है, खाली याद कर लेना है किसने दिया, लेवोजियर ने दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, बस यही थ्योरी उन्होंने दिया था। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये बताया किसने, लेवोजियर ने। यानी मास में कोई, मास माने द्रव्यमान, ठीक है, मास मतलब भार मत समझ लीजिएगा, अभी छापना शुरू कर दिया, सब सुनबे नहीं करेगा, ये पीपीटी भी चल जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, छापो तो धैर्य रखो, ठीक है, नहीं तो बाद में छटपटाओगे घरे जाके कॉपी देख देख के, इसलिए अभी खाली सुनो, जितना सुनने पर ध्यान दो। तो इसमें क्या कहा, मास और वेट में क्या है डिफरेंस है, मास मतलब आप भार नहीं समझोगे, ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान जो होता है यह हर जगह पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यह चेंज नहीं होता है, कहीं पर भी चले जाओगे तुम्हारा मास क्या रहेगा, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो होता है वह आपका वेट होता है, यह क्या होता है, वेरिएबल, वेट क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इट कैन बी चेंज टेक्स प्लेस, अलग अलग स्थानों पर यह अलग अलग होगा, आई बात समझ में। अब मास जो है आपका, द्रव्यमान जो है यह कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर है, और वेट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। स्केलर किसको कहते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, क्या नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, और वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। तो जो आपका वेट होता है यह स्मॉल जी के अकॉर्डिंगली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है, जहां जाओगे वो आपके स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, 9.8 वाला मामला, फिर न्यूटन चाचा का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कितना 9.8, हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, वेट हो गया, जो हर स्थान पर बदलेगा। आप चंद्रमा पर चले जाओ तो धरती पर वजन आपका अगर 60 किलो है तो चंद्रमा पर क्या किलो को जाओगे, 10 किलो पर क्यों हो जाओगे, क्योंकि ग्रेविटी वहां क्या है, G/6 है, इसलिए आपका वजन उतना कम हो जाएगा। वही आपको भेज दे सूर्य पर, जा तो नहीं पाओगे, लेकिन अगर चल जाओ तो वजन कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर 60 किलो के हो तो 27 गुणा 60, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 27 गुना अधिक वहां पर ग्रेविटी है। आई बात समझ में। तो वेट जो होता है वो हर स्थान पर क्या होता है, बदलते रहता है, जबकि मास जो होता है, मास को क्या कहते हैं, इंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी शरीर का जो आंतरिक वॉल्यूम, अब चंद्रमा पर जाओगे तो लीवर किडनी यहाँ तो छोड़ के जाओगे नहीं, साथे लेकर के जाओगे, तो वॉल्यूम वहां पर भी आपका क्या रहेगा, वही रहेगा जो यहाँ पर है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। और वेट कैसा है, वेट में हमेशा डायरेक्शन होगा, ठीक है, टुवार्ड्स ग्रेविटी, हमेशा आप किधर रहोगे, ग्रेविटी के तरफ ही रहोगे, बीच में हवा में नहीं लटक जाओगे। अगर भेज दे आपको वैक्यूम में तो भले टहलते रहोगे बीच में, लेकिन धरती पर रहोगे तो हमेशा ग्रेविटी से जुड़े रहोगे, इसलिए वो ये है। क्लियर है, इसको लिख लें, लिख लीजिए पहले, हिंदी वाले लोग लिखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवोजियर ने, लिखा हुआ है बोर्ड पर LAVOISIER, लेवोजियर ने 1774 में दिया, 1774 में दिया, ठीक है। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट, द्रव्यमान का रासायनिक अभिक्रिया में, द्रव्यमान का रासायनिक अभिक्रिया में कोई क्षरण नहीं होता तथा उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता, तथा उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता, ठीक है, तथा उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता। और नीचे यह लिख लेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिख लो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट को क्या कहते हैं, अभिकारक, क्या बोलेंगे, अभिकारक, और प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे,
उत्पाद, ठीक है। उत्पाद का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। चलो नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। छापो छापो, यही छुटा है ना तुम्हारा, टीका होगा पूरा कर क्या आया है? कहाँ? स्टेशन पे? क्या करने जी? स्टेशन में किसका दर्शन कर रहा था? महावीर मंदिर कर स्टेशन पर गए थे। अच्छा स्टेशन भी नहीं, ऐसे मत को स्टेशन पे गए थे। चलो नहीं लगा पाएगा ना, तुम ऐसे बोलोगे। अब कोई नया बच्चा मान लो आया है, वो पटना नहीं घूमा है, तुम कहा स्टेशन पर गए थे, तो क्या समझेगा वो? बस वही घूमे हो। चलो बढ़िया, ज़्यादा घूमना नहीं है, ठीक है। एग्जाम बाद घूमना, नहीं घूमा है वो सबसे बढ़िया है। जो रूम में बंद रहता है ना, हमारे एक रिलेटिव है, वो कहा करते हैं कि रिजल्ट के लिए हाथ गोड़ तोड़ के पढ़ो। हाँ तो हाथ गोड़ तोड़ा मतलब तूर मत लेना आजे जाके हाथ गोड़ तोड़ लेना मतलब कमरे में बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना, ठीक है। वो कहते हैं हाथ गोड़ तोड़ के पढ़ोगे बाबू तब रिजल्ट हो जाएगा, और नहीं घूमोगे इधर उधर भटकोगे तो रिजल्ट नहीं होगा, तो इसलिए हाथ गोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। चलिए बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ध्यान से इसमें समझना, ठीक है। यहाँ पर दो क्या लिखा हुआ है, अभिकारक रिएक्टेंट है, और क्या बना हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यह आपका कौन सा साइड है, एक मेथड है जिस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। तो जनरली इसी मेथड का प्रयोग करके नए बच्चे जो होते हैं वह केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है यह आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये साइड राइट हैंड साइड, RHS। तो देखो LHS में जो जो चीजें हैं उसको एक तरफ हम लोगों को लिखना है, और RHS में यह मान लो आपका हो गया LHS और यह हो गया आपका RHS, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो जो है, तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या है, पहला आयरन Fe, दूसरा क्या है यहाँ पर H2, और H है हाइड्रोजन, मिट ना रे, नहीं मिटेगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और तीसरा यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, देखो आयरन यहाँ पर क्या गो है, एक, हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक, और इधर में बताओ आयरन कितना, तीन, ऑक्सीजन कितना, चार है, ऑक्सीजन चार और हाइड्रोजन दो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर भी आयरन क्या है, बैलेंस है, नहीं है, हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर लेवोजियर चाचा का आत्मा छटपटाएगा कि भाई हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दे करके गए हैं, ये सब यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों का नैतिक दायित्व क्या है कि इसको हम लोग क्या कर दें, बैलेंस कर दें, ताकि उनको शांति मिल सके। तो यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करना बड़ी आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक सिंपल सा तरीका से बता देते हैं, इसमें बताओगे तो भुला ही रहोगे कि किसको RHS RHS। आयरन कितना है, 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3Fe लिख दें, ठीक है। अब आयरन यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आयरन तो बैलेंस हो गया, वह यहाँ पर अब हाइड्रोजन है H2O, तो यहाँ ऑक्सीजन पर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर यदि हम ऑक्सीजन पर 4 लिख दें तो आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन डिसबैलेंस कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर कि हाइड्रोजन पर कितना है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4H2। अब फिर हीट एंड ट्रायल पर बैठा करके देखिए, सही है, बैलेंस हो गया है। देख लो यहाँ पर, इसमें देख लो आयरन कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 4 हो गया आपका, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। सेम आपका इधर भी है, आयरन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 8 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो बैलेंस हो गया। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इसीलिए जरूरी है ताकि मास का कंजर्वेशन हो सके, ठीक है, मास का संरक्षण हो सके। बुझा गया? और एक दूगो देंगे जो आप बनाइएगा। तो एक पॉइंट इसमें लिखिएगा, पहला, वी यूज हीट एंड ट्रायल मेथड टू
बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, हीट एंड ट्रायल मेथड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किया जाता है। बैलेंस करिए इसको, तुरंत हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल लिख लिया है ना आप लोग? पहला एग्जाम्पल ये लिख लीजिएगा। पहले तो इसको आप इसका नॉर्मल लिखिए, ठीक है? पहले इसको लिख लो और फिर इसको बैलेंस कर लेना। पहला एग्जाम्पल इसमें लिख लेना Fe प्लस H2O, हो गया ना? ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो बैलेंस किए थे अभी हम, वैसे कर लो। क्या आया है बैलेंस किए हैं तो? 2 KCl हो गया। कुछ लोग नहीं कर पाए हैं। हीट एंड ट्रायल से ही करो तब नहीं हो रहा है तो पहले सबको LHS RHS में लिखो तब करो, जिससे नहीं हो रहा है। जो कर लिए वो ठीक है, शुभकामना। कौन कौन नहीं कर पाया ईमानदारी से बताओ, तब ना बताएंगे, ना तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। हाँ ये होता है, बता देना। देखो ये वाला तो लिख लिए थे ना, इन्हें मिटा दिए तो छटपटा रहे होगे क्या लिखे थे आप। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना है। तो एक तो ये हो गया आपके, इसी को बैलेंस करिएगा तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर? अभी हमने क्या लिखा? देखो यहाँ पर आयरन कितना है? 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? 3Fe लिख दे। आयरन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 4 है, तो इस ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, तो यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 4H2O लिख देंगे और लास्ट में यहाँ क्या लिख देंगे? हाँ 4H2, तो ये बैलेंस हो गया। अब ये वाला एग्जाम्पल इसका देखिए, इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर KCl ठीक है, ऑक्सीजन पर कितना है? 3 है, तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3O2 और यहाँ क्या लिख देंगे? 2 KCl हो जाएगा। यहाँ छूट गया है 2 KCl, ठीक है? 2 KClO3 रिएक्शन इसका करा दीजिए तो क्या बनेगा? 2 KCl प्लस 3O2 बन जाएगा। बैलेंस है ना? तीसरा एक और लिखिए। तीसरा लिखिएगा Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O रिएक्शन का एरो Fe3O4, Fe प्लस H2O हो गया, रिएक्शन का साइन एरो Fe3O4 प्लस H2, ये हो गया है। पहला यही था क्या? कर लो, इसी को लिख लो फिर ले। उसके बाद लिखना Mg प्लस HCl का करो, Mg प्लस HCl, ये नहीं ना हुआ है? Mg प्लस HCl रिएक्शन का साइन MgCl2 प्लस H2 प्लस H2, Mg हो गया। केवल क्या करना है?
HCl क्या है, क्या लिख देना है, 2HCl। चलिए एक और लिखिए, Al प्लस H2SO4, Al प्लस H2SO4 रिएक्शन का साइन Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल 3 प्लस H2 हो गया। नए लोग बना लिए हैं क्या, नहीं बना? किस क्लास में पढ़ना था, 7 में कि 8 में? 7 में पढ़ना था, 7 8 में पढ़ना था। बताओ, घर पर छोटा भाई बहन है, होगा तो उसको कॉपी दिखाइएगा, भरदम थूरेगा पकड़ के तुमको। इतना पैसा दे करके केमिकल बैलेंस करना सीख रहा है, यही है ना? SO4, हाँ कर लीजिए उसको। केवल क्या कर देना है इसमें, वहां पर 4 कर लिया, SO4 होगा। इसको बैलेंस करिए, देखिए यहाँ पर Al पर कितना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। ये वाला तो मामला खत्म। अब देखिए यहाँ पर क्या है, SO4, SO4 पर कितना, 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 3H2SO4। तो यहाँ H2 बैलेंस हो गया, वहाँ पर अनबैलेंस हो गया, यहाँ क्या लिख देंगे, 3H2 हो गया क्या? ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, समझ में आया धीरज जी, कंफर्म ना? चलो, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको केवल पढ़ देते हैं, समझ लो, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या है, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है, रासायनिक समीक्रिया को, अभिकरण को किस प्रकार से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए, वो लिखा हुआ है। तो क्या करना है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर उसके हम लोग अगर चीजों को लिख दें कि कौन सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में जो होगा उसको क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में S लिख देंगे, जो लिक्विड में होगा उसको क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, जो गैस में होगा उसके G लिख देंगे। जिसका उपयोग किया जा रहा है, मान लो अगर चीजों को तोड़ना है तो हीट दे रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं तो ऊपर में क्या सिंबल बना देंगे, ट्रायंगल का साइन बना देंगे तीर के ऊपर में, ठीक है। तो वहां पर वो इंफॉर्मेशन एक मिल गया। जहां पर प्रिसिपिटेट बन रहा है वहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे PPT, क्या लिख देते हैं, PPT। PPT का मतलब प्रिसिपिटेट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, ठीक है। अगर PPT लिखा हुआ है तो समझना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सीधा डाउनवर्ड एरो भी दे दीजिए या PPT लिख दीजिए, ठीक है, तो समझ जाओगे क्या है, प्रिसिपिटेट है। जहां पर गैस इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, तो वहां पर क्या कर दो, साइन ऑफ एरो, अपवर्ड एरो दे दो। वही सब चीज में लिखा हुआ है, ध्यान दो। द इक्वेशन विच गिव्स मोर इंफॉर्मेटिव अबाउट द केमिकल रिएक्शन नोज एज मोर इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन गिविंग इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 वे, 3 तरीकों से करते हैं। बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, उसको क्या करा जाता है, केवल लिख दिया। अब HCl है तो क्या लिख देंगे, वहां पर गैस लिख देंगे, लिक्विड लिख देंगे। और अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है तो AQ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा क्या है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकन प्लेस इन द रिएक्शन। अगर हीट निकल रहा है तो ट्रायंगल का साइन, ठीक है। बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस। अगर कंडीशन लिखना है तो कंडीशन में क्या क्या लिख सकते हो, कंडीशन में मान लो प्रकाश संश्लेषण का था तो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब इस एरो के ऊपर तुम क्या कर, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको क्या लिख दोगे, गैस, H2O को क्या लिख दोगे, लिक्विड लिख दोगे। अब किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट। तो क्लोरोफिल और सनलाइट जैसे ही आप यहां पर लिख दिए, यही चीज को कह रहा है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। किस कंडीशन में हो रहा है उसको एरो के ऊपर लिख दिया जाता है। आई बात समझ में। तो जो बनेगा इसके बाद वो उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा, ग्लूकोज, ये सब सारा चीज।
टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव उसी में है। टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट से यही वाला है। सॉलिड स्टेट के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। क्या लिखा जाता है? AQ। एक्वस सॉल्यूशन माने पानी में अगर वह घुलनशील होगा तो उसको AQ लिख देंगे। टू मेक इक्वेशन और इन्फॉर्मेटिव में क्या क्या है यहाँ पर भाई? इफ अ प्रिसिपिटेट इज फॉर्म तो क्या लिखा जाता है? PPT लिखा जाएगा वहां पर। गैस इज इन्वॉल्व तो कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एरो का साइन दे देंगे। आई बात समझ में? तो ये ज्यादा ये नहीं था। टू मेक सेम है। यहां से आ जाओ, वो भी यही है, सेम है आपका, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड होगा तो किसका साइन कर देंगे? डेल्टा का साइन दे देंगे एरो के ऊपर। ये सारा कुछ बता ही दिए हैं। चलो यहां से आ जाओ, हेडिंग बनाना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक हेडिंग बनाइएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला लिखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसी को हमने कुछ देर पहले आपको क्या बताया था। इसमें दो चीज क्या होता है? आपस में जुड़ता है। संयोजन इसको कहते हैं हिंदी में। कॉम्बिनेशन जो है इसको हिंदी में कहा जाता है संयोजन। तो संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भी क्या होते हैं? जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस तरह से भी घटना चक्र में आपको दिया हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। वहां पर कोई रिएक्टेंट, कोई प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा A+B रिएक्शन AB। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, विघटन, द्विक विस्थापन, विस्थापन, ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन मतलब जुड़ने वाला अभिक्रिया, नया चीज बने। इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस, ठीक है। दो या दो से अधिक सबस्टेंस जुड़ेगा और एक पदार्थ बनेगा, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विक लाइम। क्विक लाइम का प्रयोग क्या किया जाता है? अगर इसको जैसे ही आप पानी में मिला दोगे, एक्वस में मिला दोगे, तब यह क्या किया जाता है? दीवारों पर रंगाई पोताई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से। दीवार पर पोतोगे तो यह किस कलर का आपको दिखाई देगा? हल्का नीले रंग का। कैसा दिखेगा? नीले रंग का। लेकिन जैसे ही यह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, चमकीला सफेद दिखने लगता है। आई बात समझ में? तो क्विक लाइम प्लस H2O क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो यहां पर जो पदार्थ बना यह एक है कि दो है? एक ही है, ठीक है। और किससे बन रहा है? A+B के जुड़ने से बन रहा है। बताइए समझ में? तो पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए, हिंदी वाले लोग लिखेंगे, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं। हो गया? एक और पॉइंट इंग्लिश वाले लोग लिख लीजिएगा, टू इंडिकेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये जरूर लिख लेना है, टू इंडिकेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, A+B एरो का साइन AB। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे, संयोजन अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, संयोजन अभिक्रिया को दर्शाने के लिए A+B एरो का साइन AB, ब्रैकेट में कर लेना इसको या बॉक्स में।
हो गया। और केमिकल रिएक्शन यह लिख लीजिए CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस जो कि सॉलिड स्टेट में है। हो गया। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्लेक्ड लाइम। इसको क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम, लिख लेना वहीं पर, स्लेक्ड लाइम। हिंदी में कहते हैं बिखरा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिखरा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम। अभी आ रहा होगा कि लिखे कि नहीं लिखे, हमको याद है। तो अभी तुम्हारा रिसेंटली क्वेश्चन देखना उठा करके BPSC 67 का ये प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, किसमें आया था, 67 में, 68 में, 68 में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये कौन सा चूना है, बुझा हुआ चूना है। और ये कौन सा चूना है, स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पर लिख लेना बुझा हुआ चूना, और इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम, बिखरा हुआ चूना। अब तब इसको जा करके पेंट मारते हैं तो एकदम दीवार चमचमा जाता है। ठीक है, गांव में रंगाई पुताई में इसी चूना का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर ही प्लास्टिक पेंट ये सब नहीं होता। ठीक है, बिना प्लास्टर के दीवार पर पेंट पोत देता है जो गांव में शादी ब्याह में, तो कौन पेंट रहता है, यही रहता है, चूना रहता है। हाँ, चूना लगा दिया जाता है। ये आज स्टेशन से आया है ना, टावर छोड़ दिया है। स्लेक्ड लाइम लिख लिए, लिख लिए। हाँ, एक और एग्जाम्पल इसका लिख लो, 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2MgO। तो देख रहे हैं ना, यह भी आपके A प्लस B के फॉर्म में है। तो कोई भी एग्जाम्पल देगा, देख करके पहचान जाओगे कि कौन सा रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन तो पहचान ही जाओगे ना। हाँ, हम टेस्ट भी लेंगे तो वहां पर अगर गलती हुआ तो डंडा गरम करके पीटेंगे। ठीक है, ठंडा करके नहीं, ताकि 2-3 दिन दर्द रहेगा। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, Fe प्लस S, Fe प्लस S, FeS, Fe प्लस S, FeS। हो गया। चलिए एक और लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाला लाइन क्लियर है ना सबको, नीचे वाला। इसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। ये कैसा रिएक्शन है, पूछ दे, मान लो यहाँ पर घुमा दे क्वेश्चन, पूछे कि बताइए कि यह कैसा रिएक्शन, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, इंडो एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से हीट क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, चूना पत्थर को लीजिए और पानी में डाल दीजिए तो देखिएगा बबल्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी निकलता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक माने इंग्लिश में उष्मा छेपी। क्या कहेंगे, उष्मा छेपी अभिक्रिया। छेपी माने छेप लेना नहीं, निकलना। एक होता है दूसरा उष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक, इसमें उष्मा का शोषण करेगा। आई बात समझ में। हिंदी वाले लोग लिख लें, हिंदी वाले लोग लिख लीजिएगा इसको। बुझा हुआ चूना को, बुझा हुआ चूना ब्रैकेट में CaO, बुझा हुआ चूना ब्रैकेट में CaO को जल में डालने पर, जल में डालने पर उससे बुलबुले के साथ CO2 गैस निकलती है। बुलबुले के साथ CO2 गैस निकलती है। चलिए अगला हेडिंग क्या बनाया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया लिख लीजिएगा। डिकम्पोजिशन, विघटन या अपघटन, विघटन या अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। हो गया। अब देखो अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में जो है अपघटन में क्या लिखा हुआ है,
अपघटन में क्या होगा उसका एग्जाम्पल? ए बी रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? अच्छा, तो यहां पर जो ये ए बी है, इसको तोड़ने के लिए आपको एक्सटर्नल मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना एक्सटर्नल मीडियम का यह मामला होगा ही नहीं, ठीक है। Those reaction in which compound break or decompose two or more simpler substance is known as decomposition reaction। पहले लिख लीजिए इसको, हिंदी वाले लोग लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ टूटकर, उल्टा हो गया जी, एक मिनट, दो या दो से अधिक काट दीजिए, दो या दो से अधिक काट दीजिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, हो गया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यह। और एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वह लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, टू KClO3, इसको तोड़िए। पोटेशियम क्लोराइड है, इसको हीट दे करके तोड़िए। बैलेंस करके लिखना है, बिना बैलेंस किए मत लिख लेना। हो गया, क्या बना है? क्या बन जाएगा? 2KCl प्लस ऑक्सीजन 3 है ना, 3O2। क्या प्रेजेंट आएगा? हीट, हाँ, यहाँ हीट होगा। हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? देख के समझ आ जाएगा डिकम्पोजिशन क्या है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विघटन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं। विघटन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं। There are 3 types of decomposition reaction। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले लोग भी लिखें थर्मल, THERMAL, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल लिखेंगे, उसके ब्रैकेट में उष्मा लिख लीजिएगा। उष्मा यानी यहां पर हीट का प्रयोग करेंगे पदार्थों को तोड़ने के लिए। हो गया। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा CaO
नहीं, CaCO3 कर लेना, एग्जाम्पल में कर लेना CaCO3 हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यह आपका, इसमें थर्मल वो डाले हैं कि नहीं, एक मिनट, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, इसमें हीट का ही है ना, हाँ हीट का ही है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, आपका आयरन जो है उसको हीट किया जा रहा है, तो किस में बदल रहा है, फेरिक ऑक्साइड में। तो वो एग्जाम्पल एक लिख लीजिएगा जो बोले थे हम, क्या बोले थे, CaCO3, इसको हीट दीजिए तो क्या बदल जाएगा, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। दूसरा लिखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दूसरा लिखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को हिंदी में कहते हैं, लिख लेना विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। इसका एग्जाम्पल पता है सभी को, H2O पानी का किया जाता है, तो लिख लेना 2H2O, 2H2O, एरो के ऊपर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी, 2H2O, एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, क्या बन जाएगा 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 इलेक्ट्रोलाइसिस में आ जाएगा। एक और लिख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल 2NaCl, 2NaCl, एरो के ऊपर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी, क्या बदलेगा 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2 हो गया। और तीसरा लिखिएगा फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, प्रकाश अपघटन इसको हिंदी में कहते हैं, प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस, ठीक है। फोटोलाइसिस इसमें किसके सहायता से तोड़ेंगे, लाइट के, प्रकाश की सहायता से, ठीक है। पहला वाला किससे था, हीट से, दूसरा वाला किससे था, इलेक्ट्रिसिटी से, और तीसरा हो गया प्रकाश से, लाइट से। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा 2AgCl, 2AgCl, एरो के ऊपर लाइट, क्या बनेगा 2Ag प्लस, हो गया 2Ag प्लस Cl2। एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा 2AgBr, 2AgBr, एरो के ऊपर लाइट लिख लीजिएगा, क्या बनेगा 2Ag प्लस Br2, ठीक है। तो तीन प्रकार का आपका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला बाई हेल्प ऑफ हीट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा लाइट। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें लिखिएगा वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को, कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित
कर देते हैं। कर देते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज कितने लोगों को याद है? मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज एक, और कितने लोगों को याद है? अभी वो याद है तो थोड़ी होगा। मेटल का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा बहुत याद है ना? थोड़ा बहुत पूरा याद है? वाह, ये ना बात हुआ। हमको होना चाहिए स्लाइड में। लिख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज ये मेटल का है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल किसमें है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो हाई, कल सुन लेंगे, कल सुना दीजिएगा, ठीक है, सबसे सुन लेंगे। जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यह भी आप एग्जाम्पल देख करके पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लिखो, याद हो गया है तो लिख लो, कॉपी में रहेगा तो याद हो जाएगा ना, तो स्लाइड नहीं भेजेंगे। याद है? कैसे क्या सुनाओगे? जैसे लिखा हुआ उसी क्रम में सुनाना। KNA, के मतलब क्या होता है? तो के क्यों बोलोगे? पोटेशियम बोलोगे ना, ऐसे बोलेंगे, पहले पोटेशियम फिर सोडियम कैल्शियम, ऐसे सुनाना। 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 10 बार में याद नहीं हो जाएगा। तब टीका में लगाने का यही ना फायदा मिलता है। बहुत फायदा है टीका लगाने का, बुद्धि शार्प हो जाता है, प्यूटिटरी ग्लैंड तुम्हारा स्टिमुलेट होगा अभी। बाकी सबका तो चल रहा है दिमाग एक जगह तुम्हारा है। लिख लिए? पूरा लिखो। आज न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ के आए हैं? 2 लोग बस, बताओ। 3। अच्छा, कल पूछेंगे फिर हम, ठीक है, कितने लोग पढ़े हो तो रिपोर्ट देना कि आज पढ़। बहुत सब जाके पढ़ेगा सुबह में। अब सुबह में 8:30 बजे उठा ही होगा सूत के, तब आधा घंटा में कोचिंग आना होगा। हाँ, पेपर वाला तो सब सुबह दे देता है जी, 3-4 बजे, 4 बजे 4:30 बजे पेपर फेंक देता है, 5 बजे 9 बजे पेपर लेता है। ठीक है, तो कल पूछेंगे, तब बताइएगा पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है। हाँ, मजदूर दिवस था कल, ओरिजिनल मजदूर होना तुम। कल, हाँ तो ठीक है, तो आज पेपर नहीं मिला होगा कल का, यही ना। न्यूज़पेपर भी बंद रहता है कल, पेपर बंद नहीं रहता है, याद हमको लग रहा है बंद था। ये लोग पिछला दिन का पढ़ा होगा, इसका मतलब झूठ बोला सब। डिजिटल आ गया है, अच्छा। एडिटोरियल का रोज कुछ ना कुछ सुनाओ हमको, ठीक है। कल से सुनना शुरू कर देंगे। हाँ, संपादकीय में आपने क्या पढ़ा है, उसमें से क्या आपका ऑब्जर्वेशन निकला। ज़्यादा लंबा नहीं, मैक्सिमम आपको 10 लाइन में सुना देना कि क्या समझे हैं, समराइज्ड करके, ठीक है। डेली संपादकीय में कुछ ना कुछ इंटरनेशनल रिलेशन कुछ ना कुछ निकलेगा, तो उसको समराइज्ड करके आपको 10 लाइन में ही सुना देना है, क्लास में बता देना है। 10 लाइन बहुत हम बोल दिए, उससे कम कर दो तो और अच्छा बात है, ठीक है। 5-6 लाइन में किए था, और हम पेपर पढ़ के नहीं आते इसलिए कुछ भी नहीं सुना दिए हैं।
बाकी सब पकड़ लेगा, बोलेगा कि नहीं था सर इसमें तो बहुत कूटेंगे पकड़ के। नहीं पढ़ के आना उस दिन, ऑनेस्टली बता देना कि आज नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो उसके बाद क्या है आपके, इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लो, इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक लिख लीजिए CuSO4 प्लस Fe, एक एग्जाम्पल लिखिएगा CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब ऐसा रिएक्शन दे दे तो समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं आ रहा समझ में, क्या रहा है, ध्यान दोगे। देखो रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लिखे थे ना, उसमें क्या था, आयरन क्या था, आयरन जो है बताओ इसमें अधिक क्रियाशील है कि आपका Cu है, अधिक क्रियाशील कौन है, आयरन। तो यहां पर यह किसको रिप्लेस करेगा, Cu को रिप्लेस करेगा ना, तो रिप्लेस कर दिया तो आयरन किससे जुड़ गया, SO4 से, और Cu क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो अधिक क्रियाशील धातु जो है या फिर कोई भी तत्व है वो कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा देगा। आई बात समझ में। एक और लिखिएगा एग्जांपल, CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। यहां पर कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। एक और एग्जांपल लिख लीजिए CuSO4 प्लस Mg, CuSO4 प्लस Mg तो क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस, तो हर जगह बेचारा कॉपर को भगा दे रहा है सब। लास्ट लिख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विक विस्थापन अभिक्रिया, द्विक विस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच लिखा हुआ बोर्ड पर लिख लो, वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अभिक्रिया कर, दो यौगिक अभिक्रिया कर अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आयन का या आयनों का आदान प्रदान करते हैं तथा नए यौगिक का निर्माण होता है, तथा नए यौगिक का निर्माण होता है, तथा नए यौगिक का निर्माण होता है। यहां पर भी रिएक्टिविटी सीरीज आपका फॉलो हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा BaCl2 बेरियम, हिंदी वाले लोग भी लिखें, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ठीक है, रिप्लेस होकर के क्या बना, ये देख करके पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं चल रहा है, पता चल जा रहा है ना, किसको किसको नहीं चल पा रहा है, सबको चल जा रहा है, तब अच्छा है, तब बोलना नहीं पड़ेगा हमको। चलो दूसरा एक एग्जाम्पल लिख लो, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। कल इस चैप्टर का आप लोगों से टेस्ट ले लेंगे, इस चैप्टर का जांच परीक्षा कल हो जाएगा। चलिए एक दो तीन पॉइंट और है, एक छोटा सा हेडिंग बनाना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को
और रिडक्शन को रेडॉक्स बोला जाता है। तो पहला लिखिएगा इसमें ऑक्सीडेशन लिख लेना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहला पॉइंट इसमें लिखना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हिंदी वाले लोग लिखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और दूसरा लिखिएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में क्या ऐड होगा, ऐड हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन। आपका हाइड्रोजन जो होगा रिमूव हो जाएगा। तो यह भी आप देख करके इजीली पता कर लोगे कि ऑक्सीडेशन वहां पर हो रहा है। ऑक्सीडेशन कुछ चीजों में बेनिफिशियल है, लेकिन अधिकांश जगहों पर हानिकारक है। कोरोजन वगैरह जो होता है वह किस कारण से होता है, ऑक्सीडेशन के कारण से होता है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो होता है किसके कारण से होता है, ऑक्सीडेशन के कारण से होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या है, Cu+O2। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो हो रहा है यह क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर आपका ऐड हो रहा है। तो यह अगर आपका ये इक्वेशन दिया हुआ रहे C2Cu+O2 या फिर इसका प्रोडक्ट 2CuO और पूछे कि कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अब ये वाला अभिक्रिया है जो देखो, इसमें केवल क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है। यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों हो रहा है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है, तो एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा लिख लीजिएगा नेक्स्ट, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, अवकारण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, अवकारण अभिक्रिया। उसमें लिखिएगा अवकारण में पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरा लिखिएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। एग्जाम्पल में लिख लेंगे इसमें CuO+H2, CuO हो गया तो क्या निकल जाएगा, 2Cu+O2 हो गया। अब चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, हाँ हाँ एक ही एग्जाम्पल लिखिए, एक ही में दोनों पर शो हो जाएगा आपका। उसके बाद लिखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए लास्ट है जल्दी, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें डैश दे करके लिखिए हेयर, हेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously। यहां अवकारण एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक साथ होती है, एक साथ होती है। हो गया, लिख लिए। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, इसमें देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है आपका,
हाँ, रिडक्शन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो एक आपका ऑक्सीडेशन शो करता है, दूसरा क्या करता है, रिडक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन वहां से कर लीजिए, नीचे वाला से, कॉपर से ले लीजिए उसको, एरो उल्टा हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां एक साथ हो तो यह कहलाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। हो गया। अगला एक छोटा सा हेडिंग बनाना, कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन हेडिंग बना लीजिएगा। हाँ, कौन सा, अच्छा, इसमें देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर जुड़ेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हाँ, जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यह क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स का मतलब यहाँ पर क्या है आपका, रेडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ दिखे। ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से यह क्या जुड़ रहा है, तो यह आपका किसका हो जाएगा, यही है इसमें, और कुछ नहीं। कोरोजन हेडिंग बना लीजिएगा। ऑक्सीडेशन के कारण से देखो क्या होता है, लोहे में जो जंग लगता है वह किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पर आपके पास कोई आयरन का कंपाउंड है, लोहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में आया था कि लोहे में जंग लगने के कारण, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। इसके कारण से क्या होता है, आपका लोहे का वजन बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है। इस तरह का क्वेश्चन था इस बार 68 में, देखे थे। इसमें देखो क्या होगा, मान लो यहाँ पर आपके पास एक लोहा है, अब लोहे के ऊपर ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर, नमी या फिर ऑक्सीजन या फिर आपका वाटर, कुछ भी इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक मोटा सा इसके ऊपर किसका चादर बना देगा, फेरस ऑक्साइड का। किसका बना देगा, फेरस ऑक्साइड का बना देगा, जिसको हम लोग जंग कहते हैं। अब ये जंग जो होगा यह क्या काम करेगा, लोहे का कोरोजन शुरू करेगा। अब इतना दूर का लोहा आपका क्या हो जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। और फिर ये जो कोरोजन हुआ पार्ट है, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, लोहे से सेपरेट हो जाएगा। और फिर इसका साइज जो है, पहले मान लो यह 1 kg का था, तो कुछ दिन के बाद यह 800 ग्राम का रह जाएगा। और फिर इसके ऊपर क्या होगा, कोरोजन होगा, फिर इसके ऊपर जंग लगेगा, और जंग लगने के बाद वापस क्या होगा, इसका वजन और उससे क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वजन क्या होता है, घटता है। ठीक है, लगातार इसका वजन क्या होता है, घटता है। तो इस बार इससे क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, आई बात समझ में। लगातार उसका वजन क्या होता रहेगा, घटते रहेगा, और एक समय बाद लोहा पूरा का पूरा खत्म कर देगा उसको, जंग लग लग के उसका टूटते जाएगा। क्लियर है। कोरोजन में लिखिएगा, हाँ, बढ़ जाएगा, लेकिन लोहा का फाइनली जो होगा रिजल्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। वेट कहां से बढ़ेगा, तो जंग लगने के कारण वजन जो है वो क्या हो जाएगा, वो टेम्पोररी बढ़ा हुआ रहेगा, वो परमानेंट लास्ट में उसका वजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लोहा। अच्छा एक बात बताओ, लोहा अगर 1 किलो का है, कोरोजन उस पर हुआ तो कितना वजन उसका बढ़ेगा, हाँ, 200 ग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, 200 ग्राम बढ़ गया, फिर उसका जो जंग है वो खत्म हो गया, तो फिर वो लोहा कितना का, 700-800 ग्राम का। अब 800 ग्राम से वो क्या होगा, हमेशा कम ही ना होते रहेगा। तो वजन लगातार उसका क्या होगा, लगातार घटेगा, ना कि बढ़ेगा घटेगा। समझ में आया, घटेगा बढ़ेगा घटेगा ये बुद्धि मत लगाओ। चलिए लिखिएगा इसमें डैश दे करके, कोरोजन में वह प्रक्रिया जिसमें धातु हवा और नमी के कारण
लगातार नष्ट होते हैं। हवा और नमी के कारण लगातार नष्ट होते हैं, उसे क्षरण 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 कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, टू प्रिवेंट कोरोजन। अगला पॉइंट लिखिए, टू प्रिवेंट कोरोजन, क्षरण रोकने हेतु, क्षरण रोकने हेतु। पहला पेंटिंग, पेंटिंग। दूसरा क्षरण रोकने हेतु, पहला पेंटिंग, दूसरा लिख लीजिएगा ऑयलिंग और ग्रेजिंग, ऑयलिंग और ग्रीजिंग, यानी ग्रीज लगा देना या फिर उसका उस पे ऑयल का प्रयोग करना। और तीसरा लिख लीजिएगा गैल्वेनाइजेशन, जस्ताकरण। तीसरा गैल्वेनाइजेशन, जस्ताकरण, गैल्वेनाइजेशन, जस्ताकरण। तो गैल्वेनाइजेशन समझते ही हो, जिंक का क्या करा जाता है, उस पर परत जो होता है वो चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसमें कुछ खास है नहीं जो हम आपको बताएं, ठीक है। कोरोजन हो गया आपका, सिल्वर पर जो स्पॉट लगता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, कोरोजन का। सिल्वर काला हो जाता है ना ऑक्साइड बना करके। और ये आपका कॉपर का है। पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीजिंग या गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ता का, जिंक का, ठीक है। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी लिख लीजिए, बस लास्ट पॉइंट है ये, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी किससे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, ऑयल से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। जैसे आप जो भोजन बना करके रखे हैं उसमें क्या रहता है, ऑयल रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, उससे कौन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन या मॉइस्चर, और रिएक्ट करके उस भोजन को क्या करता है, खराब कर देता है। उसी को क्या बोला जाता है, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी कई स्थानों पर देखने को मिलता है। इसमें रैंसिडिटी में ज्यादा नहीं लिखना है आपको, बस थोड़ा लिखना है। रैंसिडिटी हेडिंग बना लीजिए और उसमें लिखिएगा जो हम बोल रहे हैं, लिखिएगा वेन फैट एंड ऑयल, वेन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड gets oxidized, comma, they develop unpleasant smell and taste, unpleasant smell and taste. This is called rancidity and taste. This is called rancidity. जब भोजन में मौजूद तेल या कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो भोजन से दुर्गंध एवं खराब स्वाद उत्पन्न होता है, ठीक है। फूड स्पॉइलिंग को ही बोला जाता है क्या, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय क्या है, फूड के टेम्परेचर को कम तापमान पर रखना, ठीक है। यानी इसका अगर उपाय आपसे पूछा जाए कि क्या क्या उपाय हो सकता है, तो 2-3 उपाय जो इंपॉर्टेंट है उसमें आप कह सकते हैं। पहला क्या कर देना है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। दूसरा इसका क्या प्रोसेस होता है, एयर टाइट कंटेनर में बंद करना, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर में फूड को क्या कर देना, बंद रख देना। और तीसरा क्या होता है, लो टेम्परेचर, भोजन को कम तापमान पर रखना, ठीक है। तो यह 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम लोग किससे बच सकते हैं, रैंसिडिटी से बच सकते हैं, ठीक है। रैंसिडिटी से बचने के 3 ऑप्शन है आपके पास। नाइट्रोजन का, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस, नाइट्रोजन, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है रैंसिडिटी से ही बचाने के लिए। वही देख के लोग खरीदता है चिप्स, 20 रुपया का निकलता है 2 चिप्स उसमें से, फिर मुंह बन जाता है
नाइट्रोजन के जैसे फूला हुआ रहता है पैकेट। चलो हो गया। इसका टेस्ट आप लोग कल दे दीजिएगा, ये पीडीएफ हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे कुछ देर बाद, ठीक है। फिर अगले दिन नेक्स्ट देखा जाएगा, इसका क्वेश्चन भी करा देंगे।